डियर स्टूडेंट्स, मैं वीनस पीजीटी सोशोलॉजी। आज हम क्लास +2 के लिए सांस्कृतिक परिवर्तन चैप्टर पर डिस्कशन करेंगे। सांस्कृतिक परिवर्तन यानी कि हमारी संस्कृति में होने वाला परिवर्तन। आप सब जानते हैं भारत वर्षों से उपनिवेश रहा है। भारत वर्षों तक इंग्लैंड का उपनिवेश रहा था। भारत में संस्कृति में विविधता पाई जाती है। अनेक राज्य, उनकी बोलियां, उनके अलग अलग बोलियां, अलग अलग खान पान, अलग अलग रहन सहन, ये सब कुछ भारत में भारत में विविधता पाई जाती है। लेकिन एक खास बात हो गई, इस विविधता में भी एकता की भावना पाई जाती है। भारतीय सामाजिक संरचना में बदलाव जो था वो औद्योगिकीकरण और नगरीकरण ने हमारे जनजीवन को पूरी तरह से परिवर्तित किया है। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, खेतों को छोड़कर उद्योगों में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। बहुत से लोग गांव छोड़कर शहरों में बस गए। मूल्य, फैशन, सब कुछ चेंज हो गया। सब मूल्यों में, फैशन में, सब में परिवर्तन हुए। ये सब कुछ औपनिवेशिक शासन का प्रभाव था। अगर हम बात करें तो इसके पीछे के कारणों के बारे में अगर हम जानें तो 19वीं और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुए कुछ समाज सुधार आंदोलन इसके पीछे प्रमुख कारण रहे थे। उपनिवेशवाद ने हमारे जीवन पर दूरगामी प्रभाव डाले। 19वीं शताब्दी में हुए समाज सुधार आंदोलन, उनके प्रभाव से समाज में एक बड़ा परिवर्तन आया, जिसको सांस्कृतिक परिवर्तन के तौर पर जाना जाता है। इन परिवर्तनों के पीछे के कारणों की बात करें तो इसमें थे संचार माध्यम। अगर हम संचार माध्यम के बारे में बात करें तो नई प्रौद्योगिकी ने संचार के विभिन्न स्वरूपों को गति प्रदान की। प्रिंटिंग प्रेस शुरू की गई भारत में, टेलीग्राफ शुरू किया गया, माइक्रोफोन, इन सब चीज़ों ने समाज में ढांचा ही बदल कर रख दिया। रेलवे यातायात शुरू हुआ, बस यातायात शुरू हुआ। इससे एक जगह के लोग दूसरी जगह के लोगों से मिलने लगे और उनके विचारों का आदान प्रदान होने लगा। दूसरा अगर हम बात करें तो क्या था, संगठनों का स्वरूप। संगठनों का स्वरूप भी काफ़ी हद तक हमारी संस्कृति को प्रभावित करने में प्रमुख कारक रहा। पंजाब और बंगाल के समाज सुधारकों का मद्रास और महाराष्ट्र के समाज सुधारकों से विचार विनिमय होने लगा। बंगाल में ब्रह्मा समाज की स्थापना हुई, पंजाब में आर्य समाज की स्थापना हुई। 1914 में अंजुमन ए ख्वातीन ए इस्लाम की स्थापना हुई। समाज सुधारकों द्वारा लिखे गए विचारों को अनेक भाषाओं में अनुवादित किया गया, जिसका प्रमुख प्रभाव ये पड़ा कि भारत की संस्कृति पर भी इसका असर देखने को मिला। विचारों की प्रकृति, अगर हम बात करें तो पुराने ज़माने में विधवा विवाह की कोई भी परमिशन नहीं थी, लेकिन आज ब्रह्मा समाज के प्रयासों से विधवा विवाह की अनुमति मिली। एक स्त्री को भी पूरा सम्मान समाज के अंदर दिया जाने लगा। नारी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, जिससे समाज आधुनिकीकरण की ओर अग्रसर हुआ। समाज में अनेक कुरीतियां शुरू हो गई थी, जिन्हें रोकने के लिए राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारक सामने आए। उन्होंने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्मा समाज की स्थापना की। इसके बाद राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर भी ब्रह्मा समाज से जुड़ गए। केशव चंद्र सेन भी एक समाज सुधारक के तौर पर ब्रह्मा समाज से जुड़ गए। उन्होंने इनके कार्यों को आगे बढ़ाया। इन समाज सुधारकों के प्रयासों का ही परिणाम था कि 1866 में ब्रह्मा समाजों की संख्या जो सिर्फ 54 थी, वो 1911 में आते आते 184 हो चुकी थी। ब्रह्मा समाज के उद्देश्य और उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो ब्रह्मा समाज, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एक समाज, उसके कुछ उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था नारियों का उत्थान करना, सती प्रथा का अंत करना। सती प्रथा जैसी कुरीति जो भारतीय समाज में फैली हुई थी, जिसमें नारी के सम्मान को ठेस पहुंचती थी, उसको खत्म करने पर बल दिया।
बाल विवाह और बहु विवाह को समाप्त करने पर बल दिया। उसके बाद नारी शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को इन्होंने प्रोत्साहन दिया, यानी कि पुरुष के बराबर नारी को सम्मान दिया जाना चाहिए, ऐसा इस समाज का एक उद्देश्य रहा था। पर्दा प्रथा को समाप्त करना, उसके छुआछूत व जाति प्रथा के अन्य दोषों को दूर करना, जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, मानवतावाद को बढ़ावा देना, इन उद्देश्यों के साथ ब्रह्म समाजी लोग अलग अलग स्तर पर कार्य करते थे। देश के विभिन्न भागों में ब्रह्म समाज की स्थापना करना उनका प्रमुख उद्देश्य बना हुआ था। यानी कि जो संख्या 1866 में सिर्फ 54 थी, वो 1911 में 184 हो चुकी थी, यानी कि 184। उस देश के विभिन्न भागों में ये ब्रह्म समाज की स्थापना करने पर बल देते थे। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का जनता में प्रचार प्रसार करना और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ब्रिटिश सरकार का सहयोग प्राप्त करना, ब्रिटिश सरकार की नीतियों को मानते हुए फिर अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना, समाज में सुधार लाना, स्त्रियों की दशा में सुधार लाना, ये उनका प्रमुख उद्देश्य था। सती प्रथा पर कानूनी प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा 1829 में लगाया गया था। 1829 में सती प्रथा जैसी कुरीति पर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कानूनी प्रतिबंध लगा दिया था। 1556 में इस संस्था ने बहु विवाह पर प्रतिबंध लगवा दिया। बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने हेतु कानून बनाया। इस संस्था ने बाल विवाह और पर्दा प्रथा को कम करने का प्रयास किया और जातीय भेदभाव को कम करने और मातृभाव को उत्पन्न करने में भी इसने प्रमुख साथ दिया। इसने अनेक शिक्षण संस्थाएं भी स्थापित। कालांतर में हिंदू समाज में अनेक दोष आ गए थे। ब्रह्म समाज की तरह से एक संस्था ने और समाज में सुधार लाने के लिए कार्य किया, वो था आर्य समाज। 1875 में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बम्बई के बाद पंजाब व अन्य प्रांतों में भी इसकी शाखाएं खोली गई। आर्य समाज के प्रमुख उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो आर्य समाजियों ने वेदों के अध्ययन पर बल दिया, यानी कि वो कहते थे कि वेद हमारी प्राचीन संस्कृति का बोध करवाते हैं, इसलिए उन्होंने वेदों के अध्ययन पर बल दिया और वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। वेदों की ओर लौटो, यानी कि वेदों की ओर लौटो ताकि समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर किया जा सके। मूर्ति पूजा का विरोध किया। हिंदू धर्म के आडंबरों और कर्म कांड को समाप्त करना इस समाज का प्रमुख उद्देश्य था। जाति प्रथा व छुआछूत को समाप्त करना, शिक्षा की प्राचीन गुरुकुल पद्धति को बढ़ावा देना, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, कन्यावध, विधवा पुनर्विवाह निषेध जैसी बुराइयों को समाप्त करना आर्य समाज के प्रमुख उद्देश्यों में माना जाता था। हिंदुओं को ईसाई बनने से रोकना भी इस समाज का प्रमुख उद्देश्य था। इसके लिए इसने बार बार कार्य किया, हर जगह लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश की। इस स्त्री शिक्षा के लिए इसने अनेक कन्या विद्यालय व अनेक कन्या महाविद्यालयों की स्थापना की। मतलब आर्य समाज एक ऐसा समाज था जो वेदों की ओर लौटो का नारा देते हुए समाज में स्त्री शिक्षा पर बल देता था। पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, कन्यावध, विधवा पुनर्विवाह निषेध जैसी बुराइयों को समाप्त करने में इसने अहम भूमिका निभाई। देश में अनेक गुरुकुल भी स्थापित किए जिसमें कांगड़ी, डोली, जज्जर के गुरुकुल शामिल थे। आर्य समाज द्वारा स्थापित डीएवी संस्थाएं देश भर में जगह जगह पर फैली हुई है और शिक्षा का अलख लोगों के बीच जगाए हुए। ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसी संस्थाओं ने समाज में एक प्रमुख सुधार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आधुनिकीकरण इसी तरह के समाज सुधार आंदोलनों का प्रयास था और आधुनिकीकरण ने समाज में एक बदलाव लाकर खड़ा कर दिया। पहली बात, आधुनिकीकरण होता क्या है? आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत और अर्ध परंपरागत मूल्यों को दूर करते
हुए किसी इच्छित प्रारूप और सामाजिक संरचना के रूपों, प्रेरणाओं, मूल्यों और नियमों में परिवर्तन ले आता है। यानी कि समाज में जो मूल्य चल रहे हैं उनमें परिवर्तन, समाज के ढांचे में परिवर्तन, सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन, ये आधुनिकीकरण का ही स्वरूप है। पर्दा प्रथा पूरी तरह से समाज में अपना घेराव बनाए हुए थी। ये आधुनिकीकरण का ही नतीजा है कि आज पर्दा प्रथा इतनी ज़्यादा समाज में नहीं जानी जाती और स्त्रियों को भी पुरुषों के बराबर शिक्षा में स्थान दिया जाता रहा है। अगर हम आधुनिकीकरण की विशेषताएं या तत्वों की बात करें तो इसमें नगरीकरण प्रमुख है। यानी कि आधुनिकीकरण के पीछे प्रमुख कारण क्या है? नगरीकरण। पहले जो हमारी आधे से ज़्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर होती थी, वो अब लोगों ने खेतों को छोड़कर उद्योगों को अपनाना शुरू कर दिया, सेवा क्षेत्र को अपनाना शुरू कर दिया। गांव देहात छोड़कर शहरों में बस जाना भी नगरीकरण कहलाता है। नगरीकरण का अगर कुछ नगरीकरण के प्रभाव के बारे में तो अगर हम सोचें तो नगर में बसे हुए लोग, कोई किसी गांव से संबंधित होता है, कोई किसी गांव से संबंधित होता है, तो उनके बीच में जाति प्रथा जो है वो नगण्य हो गई है। वे आपस में बोलते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, जिससे जाति व्यवस्था जैसी जो प्रथा थी वो लगभग समाप्त होने की कगार पर है। यानी कि जातिगत भेदभाव को समाप्त करने में नगरीकरण का प्रमुख रोल रहा है। अब है औद्योगिकीकरण। शहरों में बसे लोगों के पास रोजगार के लिए औद्योगिकीकरण ही प्रमुख संस्था बन गई है। यानी कि उद्योगों में काम करने वाले ये लोग साथ में रहते हैं और अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार ने भी आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया है। लोग शहरों की ओर अग्रसर हो गए हैं, तेजी से अग्रसर हो गए हैं। इसके पीछे का प्रमुख कारण शिक्षा रही है। शिक्षा ने आधुनिक समाज को एक नया प्रारूप दिया है। शिक्षा ने आधुनिक समाज को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। नारी शिक्षा को बल मिला है और आधुनिकीकरण का नतीजा है कि पहनावे में और हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में, परंपराओं में भी परिवर्तन आने लगे हैं। धर्म के मामले में भी हमारे धर्म में भी परिवर्तन आया है। लोग नए मूल्यों को, नई परंपराओं को अपनाने लगे हैं। अंधविश्वास लगभग खत्म होते जा रहे हैं। शिक्षा का ही प्रभाव है कि अंधविश्वासों जैसी कुरीतियों को समाज से समाप्त किया जा चुका है। वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी ने भी आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया है। यानी कि नए नए परिवर्तन, नए नए होने वाले आविष्कार, उन्होंने लोगों के जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया है। आधुनिकीकरण से लोगों की सोच में परिवर्तन आया है, उनके विचारों में परिवर्तन आया है। वे अब अपनी जीवन को एक विकसित अर्थव्यवस्था के तौर पर देखते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में भी परिवर्तन आया है। पहले लोग देसी दवाइयाँ या सिर्फ झाड़ फूंक में ही विश्वास करते थे बीमारी से ठीक होने के लिए, लेकिन अब स्वास्थ्य सेवाओं का उनको लाभ मिलने लगा है, जिससे व्यक्ति की जो जीवन प्रत्याशा है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ी है। यातायात और संचार के साधनों का उपयोग, यातायात और संचार के साधनों ने भी औद्योगिकीकरण को बढ़ावा दिया है। औद्योगिकीकरण यानी कि आधुनिकीकरण को बढ़ावा दिया है। समाज में नए नए आविष्कारों ने लोगों की सोच में परिवर्तन किया है। एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अब व्यक्ति को किसी भी प्रोडक्ट के फायदे, नुकसान सब कुछ पता चल जाता है, जिससे वो उसके प्रयोग के बारे में सचेत हो जाता है। और कृषि में भी तरह तरह के परिवर्तन आए हैं आधुनिकीकरण के कारण। पहले जिस कार्य को करने में 7 से 8 लोग लगे होते थे, अब उस कार्य को ट्रैक्टर और कंबाइन जैसे यंत्रों के द्वारा कुछ ही समय में, कुछ ही सेकंडों में निपटा लिया जाता है। यानी कि लोगों की सोच में, उनके विचारों में परिवर्तन आया है। अगर अब हम बात करें तो धर्मनिरपेक्षता ने भी आधुनिकीकरण को कहीं ना कहीं बढ़ावा
दिया है। धर्मनिरपेक्षता यानी कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, सब व्यक्ति समान होंगे और संप्रदायवाद को ज़्यादा बढ़ावा इससे नहीं मिलता। तो इसी वजह से आधुनिकीकरण से समाज में नई परंपराएं विकसित हुई है, पुरानी परंपराओं में परिवर्तन आया है, लोगों की सोच में परिवर्तन आया है, उनके विचारों में परिवर्तन आया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेवार रही है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदे चलाते हैं। तो इसलिए हर 5 साल बाद सरकार में होने वाला परिवर्तन लोगों की सोच में परिवर्तन ले आता है। अब वे अपने वोट के अधिकार को समझने लगे हैं, वोट की कौन सी सरकार उनको आगे बढ़ा सकती है और किस तरह से उनकी जनजीवन में परिवर्तन ला सकती है। यानी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया ने भी काफ़ी हद तक सांस्कृतिक परिवर्तन समाज के अंदर लाने की प्रक्रिया। अगर हम आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की बात करें तो भारतीय समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत ब्रिटिश शासन के प्रारंभिक वर्षों में ही हो गई थी। 19वीं और 20वीं सदी में चलने वाले समाज सुधार आंदोलनों ने इसमें और ज़्यादा तेजी ला दी। भारत में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में लगभग 10% लोग ही शहरों में निवास करते थे। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो 30% लोग शहरों की ओर अग्रसर हो गए। यहाँ महानगरों के आकार में भी वृद्धि हुई है, नगरों के आकार में भी वृद्धि हुई है। ब्रिटिश शासन ने भारत में उद्योगों का विकास नहीं किया था इतना ज़्यादा, परंतु उन्होंने क्या किया था कि रेलवे लाइनों को बिछा दिया था, रेल यातायात की यहाँ पर शुरुआत कर दी थी, अंग्रेजी शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया था। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया और इस प्रकार देश में बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में बड़े इस्पात उद्योग स्थापित किए जो आधारभूत उद्योग थे। 1991 के बाद देश में एक के बाद एक उद्योग स्थापित हुए। इन लौह और इस्पात के उद्योगों ने देश को एक बड़ा ढांचा प्रदान किया ताकि वो अपने उद्योगों को औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला और उद्योगों की स्थापना से लोगों के अंदर एक नई भावना का संचार हुआ। उपनिवेशिक काल में देश में बहुत कम लोग शिक्षित थे, महिलाएं न के बराबर शिक्षित थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने शिक्षा पर जोर दिया। इसका नतीजा ये निकला कि 1951 में 18% साक्षरता दर जो हुआ करती थी वो 2011 में 70 से 72% तक पहुंच गई। 70 से 72% तक हमारी साक्षरता दर 2011 तक पहुंच। अगर हम बात करें तो संस्कृतिकरण के बारे में हमें सबसे पहले श्रीनिवासन ने बताया था, MN श्रीनिवासन, समाजशास्त्री MN श्रीनिवासन की देन है समाजशास्त्र को संस्कृतिकरण। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में संस्कृतिकरण के बारे में बताया था। संस्कृतिकरण MN श्रीनिवासन के द्वारा बताया गया था और संस्कृतिकरण की जो टर्म है वो MN श्रीनिवासन की ही देन है। इसको संस्कृतिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति के किसी उच्च जाति को या किसी द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्म कांड और विचारधारा और जीवन पद्धति को बदलती है तो उसको संस्कृतिकरण कहा जाता है। संस्कृतिकरण में निम्न जातियों की सामाजिक स्थिति में सुधार होता है। इसके कारण जातीय शस्त्रण मतलब उच्च, निम्न और मध्यम का जो पैटर्न समाज में चलता आया है उसमें परिवर्तन आता है। यानी कि ये कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण की ओर बढ़ता हुआ कदम है। संस्कृतिकरण के कारण निम्न जातियों में गतिशीलता आती है। इससे उनकी पूर्व निर्धारित व्यवसायों को छोड़कर वे अन्य व्यवसायों को अपनाते हैं। यानी कि जो उनका परंपरागत व्यवसाय है कि जातिगत व्यवसाय है उसको छोड़कर वो किसी भी व्यवसाय को अपना सकते हैं। आधुनिकीकरण का ही प्रभाव संस्कृतिकरण पे ऊपर देखने को मिलता है। संस्कृतिकरण का प्रभाव से समाज को एक नई दिशा में आगे बढ़ने का मौका मिलता है। संस्कृतिकरण के कारण निम्न जातियों की आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन
होता है, आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन आया है। इसका सरकारी नौकरियों एवं व्यापारों के क्षेत्रों में उन लोगों का भी प्रवेश हुआ है जिन्हें जनजातीय इलाकों में जो जनजातीय इलाकों के दुर्गम क्षेत्रों में रहते थे, जिन तक कोई सुविधाएं मुश्किल से पहुंच पाती थी प्राचीन समय में। लेकिन आधुनिकीकरण के इस समय में हर व्यक्ति तक सरकार की हर एक सुविधा समय से पहुंचती रही है। संस्कृतिकीकरण के कारण छुआछूत की प्रथा में भी कमी आई है। निम्न जातियों को, जिनको अपवित्र समझा जाता था, उनकी अनेक गतिविधियों को उन्हें परित्याग करना पड़ता था। अब ऐसा कुछ भी समाज में नहीं पाया जाता। ये सब कुछ सांस्कृतिक परिवर्तन का ही परिणाम है। संस्कृतिकरण के कारण निम्न जातियों में धार्मिक अनुष्ठानों और कर्म कांडों का प्रचलन हुआ है। मतलब संस्कृतिकरण के द्वारा समाज में संरचनात्मक परिवर्तन भी होता है। निम्न जातियों में जनजातियों की स्थिति में परिवर्तन आता है, उनके जीवन के स्तर में परिवर्तन आता है, उनकी आर्थिक व्यवस्था सुधर जाती है और जातीय जो सोपान है उसमें परिवर्तन आता है। निम्न जातियाँ उच्च जातियों के कर्म कांडों को अपना लेती है और उनके अनुसार कार्य। पश्चिमीकरण भी भारत में सामाजिक परिवर्तन की एक प्रमुख प्रक्रिया रही है। इसका प्रारंभ उपनिवेशिक शासन में ही शुरू हो गया था। पश्चिमीकरण की अवधारणा M.N. श्रीनिवासन ने ही दी है। संस्कृतिकरण की तरह पश्चिमीकरण के बारे में भी M.N. श्रीनिवासन ने ही बताया है। इन्होंने पश्चिमीकरण का शब्द का प्रयोग भारतीय समाज संस्कृति में हुए परिवर्तनों के लिए किया है, यानी कि पहनावे में परिवर्तन, रहन सहन में परिवर्तन, विचारों में परिवर्तन, प्रथाओं में परिवर्तन, मूल्यों में परिवर्तन, संस्कारों में परिवर्तन, ये सब कुछ पश्चिमीकरण का प्रभाव है। और ये प्रभाव सांस्कृतिक परिवर्तन में की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ब्रिटिश शासन के दौरान ही शुरू हो गई थी, लेकिन यह ब्रिटिश शासन के अंत के साथ समाप्त नहीं हुई, बल्कि बढ़ती चली गई। पश्चिमीकरण वैसे तो एक जटिल प्रक्रिया है। पश्चिमीकरण में अलग अलग जातियां, वर्ग, समुदायों को अलग अलग प्रकार से प्रभावित किया है। पश्चिमीकरण का स्वरूप एवं गति अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की रही है। पश्चिमीकरण शहरी लोगों या क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने ग्रामीण क्षेत्रों में, छोटे क्षेत्रों में भी अपनी जगह बनाई है। सरकारी सेवा में सेवारत छोटे से छोटा कर्मचारी, सेना का सिपाही, हर कोई पश्चिमीकरण के प्रभाव में आए बिना नहीं रह पाया। कोई भी मतलब पश्चिमीकरण के प्रभाव से अछूता नहीं है। पश्चिमीकरण आधुनिकीकरण से थोड़ी सी अलग अवधारणा है, यानी कि पश्चिमीकरण में पश्चिम के देशों के भारतीय समाज पर पड़ने वाले अच्छे बुरे प्रभाव को जाना जाता है। यानी कि पश्चिमीकरण पश्चिम का जो पश्चिमी देश हैं उनकी रहन सहन, उनके खान पान, उनके सोच विचार, उनकी परंपराओं को अपनाना पश्चिमीकरण का प्रभाव माना जाता है। पश्चिमीकरण चेतन और अचेतन दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। कुछ पहलुओं, भाषा, प्रशासनिक व्यवस्था दूसरे व्यक्ति से तो जानबूझकर अपनाया जाता है, और कई बार तो हम इसको जाने अनजाने भी पश्चिमीकरण की झलक दिखला देते हैं। यानी कि जाने अनजाने भी हम कई चीज़ों को, अपनी संस्कृति के कई हिस्सों को भूल चुके हैं। पहले सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करना हमारी संस्कृति रही है, परंतु आजकल मिलते ही हाथ मिलाना, टाटा करना, बाय करना, ये सब कुछ पश्चिमीकरण का प्रभाव रहा है। पहनावे पे भी कहीं ना कहीं पश्चिमीकरण ने अपनी छाप छोड़ी है। यानी कि पश्चिमीकरण अकेले ब्रिटिश संस्कृति का प्रभाव नहीं है, संपूर्ण पाश्चात्य संस्कृति का भारत पर पड़ने वाला प्रभाव है। आधुनिक समाज में भारत में ब्रिटिश संस्कृति की नहीं बल्कि अमेरिकी संस्कृति का भी प्रचलन यहाँ पर पाया जाता है। पश्चिमीकरण को हम ये नहीं कह सकते कि जो 150 साल तक अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया वही पश्चिमीकरण था, बल्कि उनके मूल्यों को, उनकी परंपराओं को तो हमने बाद में ज़्यादा अडोप्ट किया है। अंग्रेजी शिक्षा भी पश्चिमीकरण का ही प्रभाव था। हालांकि अंग्रेज़ों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किस लिए की थी? ताकि वो आसानी से सस्ते कलरक पैदा
कर सके, परंतु पश्चिमीकरण हमारे जीवन में चेतन और अचेतन पूरी तरह से छा चुका है, हमारे चेतन दिमाग पे भी और अचेतन धर्मनिरपेक्षीकरण यानी कि धर्मनिरपेक्षता। ये एक ऐसी अवधारणा है जिसने सामाजिक जीवन में धर्म के स्थान पर बुद्धि और तर्क को प्रमुखता दी है, यानी कि बुद्धि और तर्क कार्य करता है बजाय धर्म के। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले इसके बारे में किसने बताया था? एम.एन. श्रीनिवासन ने। एम.एन. श्रीनिवासन की ही देन है ये समाजशास्त्र विषय को। धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ ये होता है कि कुछ पहले धार्मिक माना जाता था, अब वैसा नहीं रहा। विभेदीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने समाज के विभिन्न पहलुओं यानी कि आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक सबको अधिक अलग अलग दृष्टिगोचर किया है, यानी कि धर्म को ज़्यादा प्रभावी ना मानते हुए सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा देना धर्मनिरपेक्षीकरण कहलाता है। धर्मनिरपेक्षीकरण भारतीय समाज को निरंतर प्रभावित कर रहा है। धर्मनिरपेक्षता के कारण समाज की पवित्रता और अपवित्रता की अवधारणाओं में अंतर पाया जाता है। अब किसी भी कार्य को, किसी भी व्यक्ति को अपवित्र नहीं माना जाता। पहले जो काम दाई किया करती थी, अब वह काम शिक्षित महिला डॉक्टर करती है, जिससे हमारी शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में भी कमी आई है। मतलब स्वास्थ्य सेवाओं में कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है। पहले अब खान पान संबंधी नियमों में भी शिथिलता आई है। इसी प्रकार अब वे जातियां जो मांस और अंडा खाती थी, अब उन्होंने इस खाने को वर्जित कर दिया है, यानी कि धर्मनिरपेक्षीकरण का प्रभाव समाज पर पूरी तरह से छा गया है। धर्मनिरपेक्षीकरण के कारण समाज में ब्राह्मणों और उच्च जाति के प्रभाव में कमी आई है। अब इन्हें इसलिए ऊंचा नहीं समझा जाता क्योंकि इन्होंने इस समाज में जन्म लिया है, या उच्च वर्ग में इन्होंने जन्म लिया है, या दूसरी एक स्पेशल भाषा का अध्ययन किया है। अब सभी भाषाओं को बराबर समझा जाता है, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को किसी भी समय अपना सकता है। सांप्रदायिक दंगों में भी कमी आई है। पहले जो एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के लोगों को कमतर समझते हुए अपने संप्रदाय को ऊंचा दिखाता था, अब उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई है। धर्मनिरपेक्षीकरण का शायद सबसे बड़ा प्रभाव जाति व्यवस्था पर पड़ा है। अब छुआछूत, अंधविश्वास ये समाज से कहीं ना कहीं चले गए हैं। लोग किसी भी व्यवसाय को अपना सकते हैं, मतलब किसी भी जाति का व्यक्ति किसी भी समय, किसी भी धर्म का व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को अपना सकता है, यानी कि अब व्यवसाय को अपनाने में भी किसी जाति और धर्म को नहीं माना जाता, यानी कि धर्मनिरपेक्षीकरण से समाज में एक आधुनिकीकरण आया है। लोग आधुनिकता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता के कारण सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध जैसी कुरीतियां समाज से लगभग खत्म होती जा रही है। महिलाएं जिनको दूसरे दर्जे का व्यक्ति समझा जाता था, अब उनको बराबर का नागरिक समझा जाता है और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है। महिलाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा है। वे स्वावलंबी नजर आती हैं। आज के समाज में उनको स्वावलंबी बनाना माता पिता अपना कर्तव्य समझने लगे हैं। पहले के ज़माने में सिर्फ लड़कों को शिक्षा दी जाती थी, लेकिन लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। धर्मनिरपेक्षीकरण और आधुनिकीकरण के प्रभाव के आगे नारी शिक्षा को पूरा बढ़ावा दिया गया है और नारी को पुरुष के समान दर्जा दिया गया है। धर्मनिरपेक्षीकरण की तरह एक टर्म और है जिसे पुनः संस्कृतिकरण का नाम दिया गया है। पुनः संस्कृतिकरण क्या होता है? जब कोई समुदाय अपनी संस्कृति का परित्याग करके दूसरी संस्कृति को अपना लेता है और आगे चलकर नवीन संस्कृति को त्याग कर पुनः अपनी आने वाली संस्कृति को ग्रहण करता है, तो यह प्रक्रिया पुनः संस्कृतिकरण कहलाती है, यानी कि दोबारा से अपनी संस्कृति को अपना लेना पुनः संस्कृतिकरण
कहलाता है, यानी कि किसी निम्न जाति द्वारा जातीय शस्त्रण से ऊपर उठने के प्रयास के रूप में इसको समझा जा सकता है। पूर्ण संस्कृतिकरण भारत में अनेक रजवाड़ों ने अपनी संस्कृति को छोड़ के अंग्रेजी संस्कृति को अपना लिया था, परंतु अब समय रहते उन्होंने दोबारा से उस संस्कृति को छोड़कर अपनी संस्कृति को दोबारा से अपना लिया है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिराव फुले ने। ठीक है, और भारत में पहली महिला शिक्षिका के तौर पे सावित्रीबाई फुले को जाना जाता था। सावित्रीबाई फुले पहली महिला शिक्षिका थी जो ज्योतिबाई फुले की पत्नी थी। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबाई फुले ने की थी। सत्यशोधक समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाता रहा है। इसी तरह की एक टर्म और है प्रभु जाति, जिसके बारे में एम.एन. श्रीनिवासन ने ही बताया था। उन्होंने बताया था कि कुछ उच्च जातियां समाज में अपना प्रभुत्व लगातार जमाए रखती है, जिन्हें प्रभु जाति का नाम दिया जाता है। मैं आपसे यही अनुरोध करती हूँ, मेरे द्वारा करवाया गया चैप्टर सांस्कृतिक परिवर्तन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप मेरी कमियों को भूलकर चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।